कक्षा 10वीं शेखावाटी मिशन 100 2025-26 भूगोल का चैप्टर 3 है जल संसाधन। ये आपका 3 अंक का चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आने वाला है 3 अंक का। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके 3 अंक इस चैप्टर से कंप्लीट पक्के होने वाले हैं। और अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, यदि आप राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वर्षा जल संग्रह किस प्रकार करेंगे। उत्तर लिखेंगे, हम राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह निम्न प्रकार करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, खादीन एवं जोहड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि में काम में प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। टांका अथवा, यहाँ पर अथवा है आपका भूमिगत टैंक। राजस्थान के अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। उसका आकार एक बड़े कमरे के समान होता है। इसका आकार लगभग 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा तथा 244 मीटर चौड़ा होता है। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर आंगन में बनाया जाता था। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा जल इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है, जहां से एकत्रित किया जाता है। इसके बाद में सेकंड है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानियों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ। इस परियोजना के अंतर्गत बने बांधों से बाढ़ों पर नियंत्रण तथा मृदा का संरक्षण अंतर्गत बने बांधों। दूसरा है, इन बांधों के जल संग्रहण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर वन्य भूमि का विस्तार किया जाता है, जिससे परितंत्र के संरक्षण में सहायता मिलती है। तीसरा है, बांधों के पीछे बने जलाशयों में मछलियों के बीज तैरार तैरार किए जाते हैं। चौथा है, इन परियोजनाओं से पेयजल तथा कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा मिलती है तथा जल विद्युत पैदा की जाती है, जिसमें घरेलू और औद्योगिक विद्युत की पूर्ति होती है। हानियाँ क्या है। पहला, जलीय प्रांतियों के आवास में समस्या आती है। बाढ़ के मैदानों में जलाशय बनाने पर वनस्पति नष्ट हो जाती है। बांधों के कारण स्थायी समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है तथा उनकी भूमि तथा आजीविका साधन छिन जाते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, सिंचाई सुविधाओं से गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, बांधों के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ती है तथा जल जनित बीमारियां तथा प्रदूषण फैलता है। छठा पॉइंट लिखेंगे, जलाशयों में तलछट जमा होने से वे स्वयं बाढ़ों का कारण बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध निम्न प्रकार मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बांधों द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन में 5 एवं बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। तीसरा, बांध विद्युत उत्पाद, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक शौचालय एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। चौथा है आपका क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं देश के को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, इनसे खेती को निर्वात गति से जल की पूर्ति होती है, जिससे समय पर फसलों की सिंचाई होने कृषि उत्पादन बढ़ता है।
इन परियोजनाओं से कृषि को ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो गया है। इन परियोजनाओं से उद्योगों को ऊर्जा मिलती है, देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, लोगों का जीवन सुधारने में सहायक। कृषि उत्पादन बढ़ाने से लोगों की आय में वृद्धि होती है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने से श्रमिकों के रोजगार अवसर बढ़ते हैं तथा उनकी आय में वृद्धि होती है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बड़े बांधों के नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है, स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों ने अनेक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। उन आंदोलनों में मुख्य है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। इन परियोजनाओं के विरोध तथा इनके विरुद्ध आंदोलन के अनेक कारण हैं। इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। इन परियोजनाओं के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, जबकि इन स्थानीय लोगों का इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपति तथा नगरीय केंद्रों को उनका अधिक लाभ मिलता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों तथा बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास सुविधाएं दिलवाने हेतु इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। प्रश्न 6 है आपका, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्लभता किस प्रकार संभव, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता निम्न कारण उत्तरदायी है। पहला लिखेंगे, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल की दुर्लभता को जन्म देती है। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण है। तीसरा है, अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण किया जाता है। चौथा है, शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शहरी जीवन शैली कारण की भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्लभता दिखाई देती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, जल की खराब गुणवत्ता जल दुर्लभता का कारण है। उदाहरण मेघालय की राजधानी शिलांग को भी, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मानसीराम से 55 किमी की दूरी पर स्थित है, जल दुर्लभता का सामना कर रहा है। कारण अधिक जनसंख्या तथा शहरीकरण। इसके बाद में आपका 7वां क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह क्या है। वर्षा जल संग्रह के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा जल संग्रह वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। वर्षा जल संग्रह के उद्देश्य निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। दूसरा, वर्षा जल संग्रह से नदियों में आई बाढ़ पर नियंत्रण होता है। तीसरा है, संग्रहित पानी जमीन में रिस कर जाता है, जिससे भौमिक जल स्तर ऊंचा उठता है। चौथा है, वर्षा जल संग्रह के सिंचाई के साथ साथ पीने, घरेलू उपयोग आदि कार्यों में भी जल उपलब्ध हो पाता है। इसके बाद में आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से जल संसाधनों का ह्रास हो सकता है, जिससे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः उसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अतः स्वयं को खाद्य संबंधी खतरों से बचाने, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने तथा अपने प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण घरेलू व औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के कारण जल गुणवत्ता खराब हो रही है और पर्याप्त जल संसाधनों के होते हुए भी इन क्षेत्रों को जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि भारत में जल का उचित संरक्षण प्रबंधन हो। तो दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर आपका
तीसरा है जल संसाधन। भूगोल का चैप्टर 3 है, इसको हमने समाप्त कर दिया है। अगर आपने इस जो भी प्रश्न बताए गए हैं इस वीडियो में इनको पूरा तैयार कर लिया तो आपके इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर और भी चैप्टर के वीडियो चाहते हो इसी तरह से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।